नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास पाप का घड़ा पार्ट 7। वह वॉचमैन उसे पक्के तौर पर पहचान रहे हैं? खत्री ने सतर्क तौर पर पूछा। हाँ, एक होता तो हम उसकी बयानी पर शक कर सकते थे। उस वक्त ड्यूटी पर 2 थे और दोनों ही दावे के साथ उसे पहचान रहे हैं। यह तो बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। वह किस हाल में है? जब से पुलिस ने उसे अस्पताल में पहुंचाया है तब से बेहोशी है। खून काफी बह गया था। वह मर भी सकता था, परंतु वक्त पर खून चढ़ जाने के कारण मरा तो नहीं, अलबत्ता खतरे से बाहर भी नहीं है। डॉक्टरों को सख्त हिदायत दी जा चुकी है कि चाहे जैसे भी हो उसे बचाया जाए। यह बात गुप्त रखी गई है कि वह घायल वार्ड के लुटेरों में से एक है। पहरा बढ़ा दिया है। राजीव खत्री फौरन उठ खड़ा हुआ। सर, मैं राघव कालिया को इस केस पर अपने साथ लगाना चाहता हूँ। मुझे कोई ऐतराज नहीं। तुम हर काम के लिए आज़ाद हो। किस अस्पताल में है वह? मिस्टर पीपी ने अस्पताल और कमरा नंबर बता दिया। आप राघव कालिया को अस्पताल भेज दीजिए। मैं कुछ ही देर में वहाँ पहुँच रहा हूँ। राजीव खत्री इजाज़त लेकर बाहर निकल गया। मैं बहुत जल्दी फिर आ गया। राजीव खत्री अमरनाथ वर्मा को देखकर मुस्कुराते हुए बोला। थोड़ा सा काम पड़ गया था आपसे। क्या? अमरनाथ वर्मा उसे पुनः सामने पाकर वास्तव में घबरा उठा था। मैं तुम्हें एक आदमी दिखाने जा रहा हूँ। देखकर बताना होगा कि वह आदमी लुटेरों में से एक है या नहीं। आओ। कहाँ है वह? अस्पताल में घायल पड़ा है। चलो, बाकी बातें रास्ते में पूछ लेना। राघव कालिया उसे अस्पताल के बाहरी गेट पर ही मिल गया। वह सूखा सा 30 बरस का युवक था। यूं वह चुस्त चालाक नजर आ रहा था। क्या हुआ? राजीव खत्री को देखते ही उसने पूछा। चीफ ने कुछ नहीं बताया? खत्री छिटका। नहीं, उन्होंने मुझे यहाँ पहुँचने के लिए कह दिया कि यहाँ तुम मिलोगे। ठीक है, कुछ देर यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। अमरनाथ वर्मा को साथ लिए राजीव खत्री आगे बढ़ गया। अस्पताल के उस कमरे तक पहुँचा जहाँ सड़क पर मिला घायल मौजूद था। वहाँ पुलिस का सख्त पहरा था। राजीव खत्री ने अपना परिचय देकर पुलिस वालों की तसल्ली की और वर्मा के साथ कमरे में जा पहुंचा। भीतर भी पुलिस वाले मौजूद थे और बेड पर बेहोशी की अवस्था में जगमोहन पड़ा था। गले तक उसे कंबल से ढका हुआ था। चेहरा स्पष्ट नजर आ रहा था। उसे देखते ही अमरनाथ वर्मा जोरों से चौंका। राजीव खत्री उसका ही चेहरा निहार रहा था। वर्मा का चौंकना उसकी निगाहों से छिप न सका। खत्री बिना कुछ कहे उसे बाहर एकांत में ले आया। बोलो, यह आदमी उन लुटेरों में से एक था? राजीव खत्री ने उससे पूछा। अमरनाथ वर्मा के होठ हिले, लेकिन सूखे होठों पर जीभ फेर कर रह गया। घबराहट भरी निगाहों से वह उसे देखता रह गया। अमरनाथ वर्मा? राजीव खत्री का चेहरा सख्ती से भर उठा। यूं खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। कुछ कहने से पहले इतना जान लो कि इस आदमी को ऑफिस कॉम्प्लेक्स के वॉचमैनों ने पहचान लिया है। उन लोगों ने मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। राजीव खत्री के होठों पर मुस्कान फैलती चली गई। चलो, अच्छा है, कुछ तो बोले। अब बाकी बातें हम बैठकर करेंगे। तुम अपने दिमाग में से उन लोगों की धमकी निकाल दो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अमरनाथ वर्मा का चेहरा फक था। चाहकर भी इनकार न कर सका। राजीव खत्री उसे और राघव कालिया को साथ लेकर अपने ऑफिस पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने सब कुछ साफ साफ बता डाला। रिकॉर्ड में से फाइलें मंगवाई गई। फाइलों में अपराधियों की तस्वीरों सहित उनका पूरा विवरण था। 3 घंटों में अमरनाथ वर्मा ने सोहन लाल और बैकुंठ लाल की तस्वीरों पर उंगली रखकर उनकी निशानदेही दी। इतना ही काफी था। लुटेरों की शिनाख्त हो चुकी थी। बैकुंठ लाल, सोहन लाल और देवराज चौहान की। जगमोहन अस्पताल में घायल पड़ा था। अमरनाथ वर्मा के मुताबिक लुटेरे 5 थे। 5वें के बारे में मालूम होना अब कठिन नहीं रह गया था। अब सबसे पहले उन करोड़ों के जेवरातों का पता लगाना था जो लुटेरों ने अब तक कहीं छिपा दिए होंगे। उसके बाद ही इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे। अमरनाथ वर्मा को रुखसत करके राजीव खत्री ने राघव कालिया और चीफ पीपी के साथ मिलकर योजना बनाई। अगले 3 घंटों में बेहोश जगमोहन पर से पुलिस का पहरा उठा लिया गया। रूम में उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। खाना पूर्ति के लिए सिर्फ एक कांस्टेबल को उसके करीब स्टूल पर बैठा दिया गया।
अलबत्ता डॉक्टर अवश्य उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे थे। इसके अलावा राघव कालिया के साथ सीबीआई के कई जिम्मेवार ऑफिसरों को उसकी निगरानी पर लगा दिया गया। कुछ उसी वार्ड में मरीज बनकर बेड पर मौजूद थे, कोई सफाई कर्मचारी तो कोई कैसे। सब काम गुपचुप हुआ था, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। रंजन गुप्ता देवराज चौहान के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर क्रोध, उत्तेजना, तनाव, परेशानी, हर तरह के मिले-जुले भाव थे। तुम यहाँ? देवराज चौहान उसे देखते ही चौंका। हाँ, बात ही ऐसी थी कि आना पड़ा। होठ भींचते हुए भजन सिंह और सोहन लाल पर निगाह मारकर उसने देवराज चौहान से कहा, बाहर आओ, तुमसे बात करनी है। वह दोनों अलग होकर बात करने लगे। अनोखे लाल बाली के आदमियों में मेरा खास आदमी है। कल से मैं उससे संबंध बनाने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु सफल नहीं हो पा रहा था। अभी कुछ देर पहले ही उससे मेरी बात हुई है। रंजन गुप्ता ने तिल मिलाकर कहा। उसका कहना है कि कल शाम 4 बजे बाली के आदमियों ने बैकुंठ लाल को पकड़ा था। वह खाली हाथ था, अकेला था, उसके पास जेवरात नहीं थे, जगमोहन साथ नहीं था। उसका कहना है कि बैकुंठ लाल ने कल सुबह ऑफिस कॉम्प्लेक्स से निकलने के कुछ ही देर में जगमोहन को चाकुओं से गोदकर कार से बाहर फेंक दिया। उसके बाद बैकुंठ लाल उनकी निगाहों से गायब हो गया और शाम 4 बजे नजर आया। तब तक वह करोड़ों के जेवरातों को ठिकाने लगा चुका था। देवराज चौहान का चेहरा धधक उठा, आंखों में अंगारे भर आए। जगमोहन का क्या हुआ था? वह खूनी भेड़िए की भांति गुर्राया। उसका कहना है कि उसकी बहुत बुरी हालत थी। 2 पलों में ही सड़क उसके शरीर से बहते खून से सन गई थी। शरीर पर चाकुओं के कई घाव थे। शायद वह न भी बचा। नहीं, देवराज चौहान के होठों से दरिंदे का सा स्वर निकला। जगमोहन को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया तो? देवराज चौहान पल भर में ही जलती चट्टान बन गया। बैकुंठ लाल, तू अब नहीं बचेगा मेरे हाथों से, गद्दार। देवराज चौहान का खूनी चेहरा देखने लायक था। जगमोहन सड़क पर घायल पड़ा था तो जाहिर है कि वह किसी सरकारी अस्पताल में ही पहुंचा होगा। वह जिंदा है या मर गया, आसानी से मालूम हो जाएगा। मैं मालूम करूंगा, आज ही मालूम कर लूंगा। देवराज चौहान की आंखों के सामने जगमोहन का चेहरा नाच रहा था। चेहरे पर दर्द के भाव सिमटे हुए थे। उधर बाली बैकुंठ लाल को जेवरात आधे आधे करने को कह रहा था, परंतु बैकुंठ लाल नहीं माना। बाली ने उसे कैद कर लिया। बाली और बैकुंठ लाल मेरी हद से दूर नहीं है, लेकिन पहले मैं जगमोहन की खैर खबर पाना चाहता हूँ। वैसे यह अच्छी बात है कि बैकुंठ लाल बाली की कैद में है। बैकुंठ लाल की तलाश में हमें वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। देवराज चौहान ने दरिंदगी से कहा। चेहरे पर वहशी भाव उभर आए थे। तुमने राजीव खत्री का नाम सुना है? देवराज चौहान एकाएक आंखें सिकोड़कर रंजन गुप्ता को देखने लगा। राजीव खत्री? सीबीआई का जासूस? हाँ, वही खत्री। वह जेवरातों के मामले की छानबीन कर रहा है। मुझसे मिल भी चुका है। बहुत तेज है, उससे हमें सावधान रहना पड़ेगा। गुप्ता, खत्री वास्तव में खतरनाक इंसान है। एक बार मेरा टकराव उससे हो चुका है। वह मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है और अब यह बात भी स्पष्ट है कि अमरनाथ वर्मा के बयान पर उसने मुझे पहचान लिया होगा कि वॉल्ट मैंने ही लूटा है। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर बोला। उससे हमें बचकर चलना है। हमारे अपने पास ही इतने मसले हैं कि खतरे से टकराने के लिए फालतू वक्त नहीं है। जगमोहन का पता कैसे लगवाओगे? गुप्ता ने पूछा। हम में तुम या भजन सिंह ही हो जिनका पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। राजीव खत्री के बीच में आ जाने के कारण मेरा उसे तलाश करना ठीक नहीं होगा। तुम और भजन सिंह ही शहर के सारे अस्पतालों को छान मारो। जगमोहन कहीं न कहीं अवश्य मिलेगा। मैं अभी भजन सिंह को इस काम पर लगा देता हूँ। तुम भी शुरू हो जाओ। इस काम के बाद हम बैकुंठ लाल और बाली से निपटेंगे। बैकुंठ लाल ने करोड़ों के जेवरात कहाँ छिपाए होंगे? गुप्ता ने कहा। हमें बैकुंठ लाल के खास खास आदमियों को टटोलना होगा। हर उस जगह को देखना होगा जहाँ से बैकुंठ लाल का वास्ता रह चुका है। जवाब में देवराज चौहान होठ भींचकर रह गया। जगमोहन सिविल अस्पताल के जनरल वार्ड में है। 2 घंटे बाद ही भजन सिंह ने वापस आकर अफसोस भरे स्वर में देवराज चौहान से कहा, उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। मैंने काफी दूर से ही उसे देखा था। वह बेहोश है। पास में पुलिस वाला बैठा है। देवराज चौहान का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो उठा।
तुमने उसे पास से क्यों नहीं देखा? एक तो पुलिस वाला बैठा था, दूसरी मुझे वहाँ का माहौल कुछ अजीब सा लगा। जनरल वार्ड में जैसा माहौल होता है मुझे वैसा नहीं लगा। अजीब सी खामोशी वहाँ पर व्याप्त थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कई निगाहें बेहोश जगमोहन और आने जाने वालों पर टिकी हों। क्या मतलब? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। मतलब मैं समझाता हूँ। तभी रंजन गुप्ता ने भीतर प्रवेश किया। उसके चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। मैंने अपने सोर्स से जानकारी हासिल की है। मेरी पुरानी जान पहचान वाला पुलिस वाला है। उसने मुझे बताया कि उस बेहोश की शिनाख्त वॉल लूटने वालों में से एक के रूप में हो चुकी है। उसे वॉचमैनों ने पहचाना है, जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स के मेन गेट पर मौजूद थे, और अमरनाथ वर्मा ने पहचाना है, जिसे तुमने जिंदा छोड़ दिया था। देवराज चौहान के होठ भींचते चले गए। हमें जगमोहन को वहां से निकालना होगा। होश आने पर वह पुलिस के शिकंजे में ऐसा फंसेगा कि छूटना कठिन हो जाएगा। खतरे उसके बारे में जानता है? हाँ, इस मामले में उसकी चल रही है। पहले बेहोश जगमोहन अस्पताल के प्राइवेट कमरे में पुलिस के सख्त पहरे में था। बाद में उसी जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। रंजन गुप्ता ने सिर हिलाकर कहा। देवराज चौहान का चेहरा जहरीली मुस्कान से भर उठा। इसका मतलब राजीव खत्री ने जाल बिछाया है हमारे लिए कि हम अपने साथी को ढूंढते हुए वहां पहुंचे और पकड़े जाए। भजन सिंह को इस बात का एहसास ठीक ही हुआ है कि वहां का माहौल कुछ ठीक नहीं है। वहां पर खत्री के आदमियों का सख्त पहरा होगा, जिसे कि भजन सिंह देख न पाया। और तो और वार्ड में मरीजों के बिस्तरों पर भी खत्री के आदमी ही मौजूद होंगे। अब क्या किया जाए? करना क्या है? हमें जगमोहन को वहां से निकाल लाना है। खतरे के पहरे में से? हाँ, यह एक बहुत ही रिस्की काम है। हम जगमोहन को इस प्रकार नहीं छोड़ सकते। उसके बदले अगर हमारा कोई और साथी भी होता तो भी हम उसे निकालते, क्योंकि हमारा कोई भी आदमी पुलिस के कब्जे में पहुंच जाने से हमें ही खतरा है। किसी तरह हमें राजीव खत्री के पहरे को नाकामयाब बनाते हुए जगमोहन को वहां से निकाल लाने में कामयाबी पानी ही होगी। देवराज चौहान ने सुलगते स्वर में कहा। बैकुंठ लाल भाग गया। तड़ाक! अनोखे लाल बाली का हाथ तेज गति के साथ घूमा और जुगल किशोर के गाल से जा टकराया। जुगल किशोर लड़खड़ाकर कई कदम पीछे हटता चला गया। बाली का स्याह चेहरा घूमा और उसकी सुर्ख निगाह जुगल किशोर के चेहरे पर टिकती चली गई। हरामजादे! बैकुंठ लाल भाग कैसे गया? उसे नहीं भागना चाहिए था। वह तो करोड़ों का चेक था। बाली की आवाज में भेड़िए किसी गुर्राहट थी। उसने अपने जूतों में पिस्टल छिपा रखी थी। जुगल किशोर फक चेहरे से अनोखे लाल बाली को देखता हुआ कहने लगा। पिस्टल से उसने हमारे 3 आदमियों को गोली मारी और भाग निकला। भाग निकला? बाली ने आगे बढ़कर जुगल किशोर के सिर के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। क्रोध से उसका शरीर कांप रहा था। जुगल किशोर, बैकुंठ लाल के पास करोड़ों के जेवरात हैं। करोड़ों के। 5-10 करोड़ की बात होती तो शायद मैं परवाह भी न करता, लेकिन यह मामला इतना मोटा है कि तुम्हारी सोचों में भी नहीं आ सकता। समझा? मुझे बैकुंठ लाल चाहिए। इससे पहले कि वह देवराज चौहान के हाथ लगे या जेवरातों सहित सदा सदा के लिए कहीं गायब हो जाए, उसे पकड़ लो। बैकुंठ लाल को बचकर नहीं जाना चाहिए। अपनी खोपड़ी में यह बात ठूंस ले। बाली ने तीव्र झटके के साथ उसके बाल छोड़े तो जुगल किशोर लड़खड़ा गया। समझ गया। जुगल किशोर सूखे होठों पर जीभ फेरकर बोला। क्या समझ गया? अनोखे लाल बाली ने दांत किटकिटाकर उसे देखा। यही कि बैकुंठ लाल को ढूंढना ही नहीं, हर हाल में उसे मेरे सामने लाना है। मैं करोड़ों को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। अनोखे लाल बाली के मौत के से स्वर में दरिंदगी का पुट था। अपने आदमी सारे शहर में फैला दो। आदमी कम पड़े तो किराए पर ले लो। बाहर जाने वाले सारे रास्ते सील कर दो। उसे जिंदा और सही सलामत मेरे पास लाओ। अगर बैकुंठ लाल हाथ ना आया जुगल किशोर, तो तुम अपने को मरा ही समझो। आतंक से जड़ जुगल किशोर ने सूखे होठों पर जीभ फेरी, फिर पलटकर कांपती टांगों से तेजी के अंदाज में बाहर निकलता चला गया। उसके बाद अनोखे लाल बाली पागल हाथी की भांति कमरे में दहाड़े मारता हुआ चक्कर काटने लगा। उसका काला चेहरा कुरूप हो उठा था। सबसे बड़ा खतरा उसके लिए देवराज चौहान था। अगर बैकुंठ लाल देवराज चौहान के हत्थे चढ़ गया तो करोड़ों के जेवरातों का मालिक बनने का सपना उसके लिए मात्र सपना बनकर ही रह जाएगा।
जबकि वह अपने दिल को समझा चुका था कि राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह के करोड़ों के जेवरातों का मालिक वह खुद है। भला ऐसी स्थिति में उन जेवरातों का मालिक कोई और कैसे बन सकता था? समझदारी से काम लो देवराज चौहान, राजीव खत्री जैसे खतरनाक जासूस के घेरे में है। जगमोहन को अस्पताल से निकाल ले आना असंभव है। भजन सिंह ने विचलित स्वर में कहा। खुद को मौत के मुंह में झोंकने का प्रोग्राम बना रहे हो? देवराज चौहान के दांत भींच गए, चेहरा कहर से भर उठा। असंभव को संभव बनाना ही देवराज चौहान का काम है। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। जगमोहन को कानून के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। यह ठीक है कि वह मेरा खास आदमी है, लेकिन उसके बदले कोई और भी इस तरह फंसा होता तो मैं उसे हर हाल में छुड़ाने की सोचता। अगर तुम उसे छुड़ाने में खतरा महसूस करते हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा कि इस काम में तुम भी मेरे साथ शामिल हो जाओ। भजन सिंह के चेहरे पर व्याकुलता के भाव छाए हुए थे। सोहन लाल को जैसे किसी बात से मतलब ही नहीं था। वह गोली वाली सिगरेट के कश लिए जा रहा था। तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है सोहन लाल? देवराज चौहान ने शांत भाव से कहा। कोई मजबूरी नहीं है। अगर इच्छा हो जगमोहन को छुड़ा लाने की तो मेरा साथ देना, नहीं तो स्पष्ट इनकार कर देना। सोहन लाल ने नशे से भरी सुर्ख आंखों से देवराज चौहान को देखा। तुम क्या समझते हो, मेरा जैसा इंसान इस मामले में काम आ सकता है? तुमसे काम लेना मेरा काम है, हाँ या ना बोलो। अगर तुम मुझे किसी काबिल समझते हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। सोहन लाल ने लापरवाही से कहने के साथ ही सिगरेट का कश लिया। देवराज चौहान ने भजन सिंह को देखा। भजन सिंह हिचकिचाया, फिर बोला, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जगमोहन को इतने सख्त पहरे में से निकाल लाने की तुमने कोई योजना तो बनाई होगी। एकाएक सोहन लाल बोल पड़ा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर कहा, योजना मेरे दिमाग में है। शाम तक फाइनल करके तुम लोगों को बता दूंगा। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जितनी जल्दी हो सके हमें जगमोहन को अस्पताल से निकाल लाना है। शायद उससे कुछ मालूम हो सके कि कहीं बैकुंठ लाल ने उससे कोई ऐसा जिक्र तो नहीं किया कि उस माल को वह कहाँ छिपाएगा, या फिर ऐसी ही कोई और बात। बैकुंठ लाल साला मेरे हाथ लगा तो 2 पल में ही कुत्ते को चीर फाड़ कर सुखा दूंगा। भजन सिंह एकाएक गुर्रा पड़ा। जरूर जरूर, सोहन लाल व्यंग से कह उठा, ऐसा ही करना। अगर बैकुंठ लाल तुम्हारे हाथ लगे तो बाली से बैकुंठ लाल को कुछ देर के लिए उधार मांग लो। तुम्हारी न पूरी होने वाली इच्छा पूरी हो जाएगी। जवाब में भजन सिंह दांत किटकिटाकर रह गया। जगमोहन के होठों से हल्की सी कराह निकली। शरीर में जोरों का कंपन हुआ और खुलने के लिए पलकें फड़फड़ाने लगी। पास ही मौजूद कांस्टेबल ने देखा तो उसने फौरन करीब ही लगी बेल बजा दी। 2 पलों में ही नर्स वहां पर हाजिर थी। क्या हुआ? नर्स के होठों से निकला। इसे होश आ रहा है, डॉक्टर को बुलाओ। कांस्टेबल ने शांत स्वर में कहा, जो कि कांस्टेबल की वर्दी में सीबीआई का ही आदमी था। नर्स फौरन वहां से चली गई। जगमोहन के होठों से हल्की हल्की कराहटें बराबर निकल रही थी। पलकों की फड़फड़ाहट में अब तेजी आती जा रही थी। कुछ ही देर में वहां डॉक्टर मौजूद था। डॉक्टर ने चेकअप के पश्चात कांस्टेबल से कहा, इसे होश आ रहा है। कोई खतरे वाली बात? नहीं, खतरा अब टल गया है। डॉक्टर ने पलटकर नर्स से कहा, इसे इंजेक्शन दे दो। नर्स सिर हिलाकर पास ही मौजूद ट्रे में से इंजेक्शन तैयार करने लगी। डॉक्टर ने पुनः कांस्टेबल से कहा, होश आने पर ज़्यादा देर बातें नहीं कीजिएगा, इसे आराम की आवश्यकता है। कांस्टेबल ने बगल वाले बेड पर लेटे व्यक्ति को इशारा किया। वह तुरंत बेड से उतरा और बाहर की तरफ बढ़ गया। नर्स और डॉक्टर इंजेक्शन देकर बाहर निकल गए। जगमोहन को होश आने में 10 मिनट लगे और तब तक राजीव खत्री वहां पहुंच चुका था। जगमोहन ने तेज कराह के पश्चात आंखें खोली। कई पलों तक उसे धुंधला सा नजर आता रहा। मस्तिष्क पूर्णतः सही प्रकार से काम कर रहा था। क्षण भर में ही उसे सब कुछ याद आ गया कि वॉल्ट को लूटने के पश्चात वह और बैकुंठ लाल करोड़ों के माल के साथ जा रहे थे कि एकाएक कार ड्राइव करते समय बैकुंठ लाल ने दांत किटकिटाकर जेब से चाकू निकाला और एक साथ कई बार उसके शरीर के कई हिस्सों पर कर डाले। कई पलों तक जगमोहन की समझ में कुछ न आया था। जब आया तो वह कुछ भी करने के काबिल नहीं रहा। पूरे बदन में दर्द की लहरें छा चुकी थी। शरीर पर पड़े
चाकू के जख्मों से खून निकलकर कपड़ों पर बहने लगा था। दोनों हाथों से दहशत भरे भाव में शरीर से बहते खून को रोकने की असफल चेष्टा की। तभी बैकुंठलाल ने हाथ बढ़ाकर कार का दरवाजा खोला और जगमोहन को कंधे से पकड़कर बाहर की तरफ धकेला। 2-3 धक्कों में जगमोहन का शरीर कार से लुढ़ककर सड़क पर जा गिरा। बस इतना ही याद था जगमोहन को। उसके बाद उसका मस्तिष्क बेहोशी की परत में छिपता चला गया था और अब उसे होश आया था। एक ही प्रश्न बार बार उसके मस्तिष्क से टकराने लगा था कि इस समय वह कहाँ पर है। कुछ ही क्षणों के पश्चात आंखों के सामने से धुंधलापन हटा तो सब कुछ स्पष्ट सा नजर आने लगा। एक ही निगाह में उसने पहचान लिया कि वह अस्पताल में है। फिर उसकी निगाह कांस्टेबल की वर्दी पहने सीबीआई के आदमी पर पड़ी। तत्पश्चात वहां खड़े उस व्यक्ति को देखा जो बगल के बेड पर लेटा था और इशारा पाकर राजीव खत्री को बुलाया था। राजीव खत्री पर निगाह पड़ते ही उसके जेहन को तीव्र झटका लगा। उसने शरीर की सारी पीड़ा को वह भूल गया। दोनों भली भांति एक दूसरे से वाकिफ थे। जगमोहन टकटकी बांधे उसे देखे जा रहा था। एकाएक राजीव खत्री खुलकर मुस्कुराया। कैसे हो जगमोहन? जगमोहन ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। बोला, कुछ नहीं। अगर तुम्हें अस्पताल पहुंचने में थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद तुम नहीं बचते। तुम्हारे बदन से काफी खून बह गया था। जगमोहन के होठों पर क्षीण सी मुस्कान उभरी। कौन लाया मुझे यहाँ? राह चलती लोगों ने ही तुम पर यह एहसान किया है। खैर छोड़ो। राजीव खत्री मुस्कुराया। और सुनाओ, देवराज चौहान कैसा है? ठीक है, जगमोहन ने स्थिर लहजे में जवाब दिया। तुम्हें किसने मारा? जगमोहन कुछ नहीं बोला। हिम्मत के मामले में मैं देवराज चौहान का शुरू से ही कायल हूँ, राजीव खत्री ने कहना जारी रखा। वह हमेशा ऐसे काम करता है जिन्हें कोई करने की सोच भी नहीं सकता। अब देखो ना, सुपर वॉल्ट के मालिकों का दावा था कि उनका वॉल्ट सबसे सुरक्षित है। उनका दावा गलत नहीं था, लेकिन अब इसका क्या किया जाए कि देवराज चौहान ने वॉल्ट लूटने का इरादा बना लिया और वह हर हाल में कामयाब होकर रहता ही है। जगमोहन सिर्फ मुस्कुराकर रह गया। योजना बहुत ही खूबसूरत थी। जिस प्रकार से सुपर वॉल्ट में प्रवेश किया गया वह काबिले तारीफ है। ड्रिल मशीन मुझे पसंद आई। सब कुछ देखकर लगता है कि देवराज चौहान लंबे समय से वॉल्ट के चक्कर में था, इसलिए असफल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। किस वॉल्ट की बात कर रहे हो? जगमोहन बोला। सुपर प्राइवेट वॉल्ट का नाम तो मैंने सुन रखा है। क्या हुआ है उसे? राजीव खत्री हंसा और सिगरेट सुलगाकर कश लिया। अमरनाथ वर्मा को तो भूले नहीं होंगे, जिसको तुम लोगों ने हाथ पांव बांधकर डरा धमकाकर छोड़ दिया था। उसने मुंह खोल दिया है और मेरे साथ वह यहाँ आया था। बेहोशी की अवस्था में ही तुम्हें देखकर उसने तुम्हारी निशानदेही कर दी है। तुम वॉल्ट लूट में शामिल थे और देवराज चौहान के बारे में तो उसने स्पष्ट रूप से बताया है। इसके साथ ही अपराधियों की रिकॉर्ड फाइल देखकर उसने बैकुंठलाल और सोहनलाल को पहचाना है। कोई एक ही बचा है जिसके बारे में अभी हम नहीं जान पाए, परंतु उसका हुलिया हमारे पास है। यह सब बातें मैंने तुम्हें इसलिए बताई कि कहीं तुम यह ना सोचो कि मैं अंधेरे में हाथ मार रहा हूँ। जगमोहन के होठों से गहरी सांस निकल गई। उसने उठकर बैठना चाहा तो राजीव खत्री फौरन बोला, ठहरो, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। आराम से शरीर हिलाना, कहीं जख्मों के टांके न टूट जाएं। उसके बाद राजीव खत्री ने उसे सहारा देकर पीछे मौजूद तकिए से टेक लगा दी। जगमोहन अब अधलेटा सा बैठ चुका था। वैसे अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? डॉक्टर कह रहा था तुमसे ज़्यादा देर बात न करके तुम्हें आराम करने दिया जाए। डॉक्टर ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। जगमोहन मुस्कुराया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। राजीव खत्री उसकी निगाहों में सांप के बराबर था और वह गलती से उसके शिकंजे में जा फंसा था। बचने की उम्मीद बहुत ही कम नजर आ रही थी। वैसे मैं खुद को ठीक महसूस कर रहा हूँ। जब तबीयत ठीक न होने का एहसास होगा तब तुम्हें बता दूंगा। गुड। राजीव खत्री ने सिर हिलाया और स्टूल को उसके बेड के समीप सरका कर बैठता हुआ बोला, अब तुम यह तो अच्छी तरह जानते हो कि कानून के शिकंजे से तुम्हारा बच निकालना संभव नहीं। तुम पर पहले से ही कई तरह के जुर्मों के इल्जाम हैं। इसलिए अगर तुम मेरी बातों का सही सही जवाब दे दो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कानून तुम्हारे साथ हिदायत बरते। सिगरेट दो, जगमोहन बोला।
राजीव खत्री ने सिगरेट सुलगाकर उसे थमाई और अपने करीब खड़े दोनों आदमियों से बोला, तुम लोग जरा आगे पीछे हो जाओ। वह दोनों वहां से चले गए। राजीव खत्री ने गंभीर निगाहों से उसे देखा। मैं तुम्हें फरार होने का मौका दे सकता हूँ। एक बार फिर तुम कानून के फंदे से दूर हो सकते हो। तुम्हारी गिरफ्तारी से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। जगमोहन ने उसकी आंखों में झांका। खत्री, तुम बहुत बड़ी मेहरबानी करने को कह रहे हो। खामखा तो करने से रहे, बदले में क्या चाहते हो? सिर्फ 3-4 सवालों का जवाब। 3-4 सवाल? जगमोहन उसकी आंखों में झांककर मुस्कुराया। तुम्हारे सवाल मैं ही दोहरा देता हूँ। तुम्हारा पहला सवाल है कि देवराज चौहान कहाँ है। दूसरा सवाल होगा, राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह के लॉकर से लूटे गए बेशकीमती जेवरात कहाँ हैं। हाँ, राजीव खत्री के स्वर में पैनापन उभर आया। और तीसरा सवाल है कि वह 5वां साथी कौन है जिसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है और जो तुम लोगों की लूट की योजना में शामिल था। जगमोहन समझ गया कि खत्री भजन सिंह के बारे में कह रहा है। चौथा और आखिरी सवाल है कि वॉल्ट के निगरानों में कौन तुम लोगों की योजना में शामिल था जिसने वॉल्ट का भीतरी अलार्म ऑफ किया। इन सब सवालों का जवाब मिल जाने पर मैं तुम्हारी फरारी का कोई न कोई रास्ता निकालने दूंगा। राजीव खत्री ने पैने स्वर में कहा, नहीं तो तुम अच्छी तरह समझ सकते हो कि कानून की चक्की में पीसकर तुम्हारा क्या हाल होगा। कभी भी खुली हवा में सांस नहीं ले पाओगे। जगमोहन के होठों पर कड़वी मुस्कान फैलती चली गई। लालच दे रहे हो? जगमोहन को लालच दे रहे हो कि वह देवराज चौहान का पता बता दे? बहुत भोले हो खत्री। देवराज चौहान के बारे में जानने की क्या जरूरत है? उस 5वें साथी के बारे में जानने की क्या आवश्यकता है? वॉल्ट में अलार्म किसने बंद किया, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब एक ही सवाल बचता है कि राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह के वॉल्ट से लूटे करोड़ों के जेवरात कहाँ हैं। अगर तुम सिर्फ इसी प्रश्न का उत्तर चाहो तो शायद मैं दे सकता हूँ, बशर्ते कि तुम मुझे छोड़ने की गारंटी दो। खत्री के माथे पर बल पड़ गए। सिर्फ एक सवाल के जवाब में तुम्हारी फरारी का प्रबंध करूं? यह क्यों भूल रहे हो कि राजा के करोड़ों के जेवरात तलाश कर लेने पर तुम्हारी वाहवाही हो जाएगी। अन्य बातों से तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। जगमोहन अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। राजीव खत्री ने होठ भींचकर उसे देखा। तुम चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो जगमोहन। मैंने सिर्फ समझदारी की बात की है, फालतू बात नहीं। अगर मंजूर हो तो हाँ कहो, नहीं तो जो मन में आए करो। यह क्यों भूल रहे हो कि तुम्हें यातना देकर भी यह बातें मैं तुम्हारे मुंह से निकलवा सकता हूँ। राजीव खत्री ने सख्त स्वर में कहा। अगर निकलवा सकते हो तो निकलवा लो। जगमोहन की आवाज में कटुता के भाव आ गए। मेरा मुंह खुलवाना तुम्हारे बस में नहीं खत्री। भूल गए हो? खत्री के स्वर में दरिंदगी का पुट आ गया। अगर ऐसा है तो कोशिश करके क्यों नहीं देख लेते? रूंधे स्वर में कहते हुए जगमोहन ने उसकी आंखों में झांका। राजीव खत्री कई पलों तक होठ भींचे जगमोहन को निहारता रहा। तुम जिस प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हो वह प्रश्न भी मेरे लिए अहमियत रखता है, किंतु अन्य प्रश्नों का जवाब भी मुझे चाहिए। एक बात का जवाब मैं एक ही बार देता हूँ, जगमोहन ने शुष्क स्वर में कहा। जब भी चाहो इस बात का जवाब मैं दे सकता हूँ कि राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह के जेवरात कहाँ पर हैं। एकाएक राजीव खत्री की आंखें सिकुड़ गई। एक बात का जवाब तो दो, क्या जेवरात देवराज चौहान के पास नहीं है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो ऐसा हो चुका है। योजना देवराज चौहान की थी, मेहनत और पैसा देवराज चौहान का था, परंतु लूट के पश्चात सारा माल उसके हाथों से निकलकर किसी अन्य के हाथों में पहुंच गया। जगमोहन ने विचलित स्वर में कहा। इसलिए तुम्हारे मतलब की सिर्फ यही बात है कि जेवरात किसके पास है। अन्य सवाल बेकार के हैं जिनसे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। राजीव खत्री के चेहरे पर सख्ती सिमट आई थी। 4 में से सिर्फ एक सवाल के जवाब के एवज में तुम्हें नहीं छोड़ सकूंगा। 4 में से 3 का जवाब दे दो, तब तो छोड़ सकता हूँ। मैंने दुकान नहीं खोल रखी जो कि तुम इस प्रकार की सौदेबाजी करो, जगमोहन ने व्यंग भरे स्वर में कहा। सिवाय इस सवाल के और किसी भी सवाल का जवाब तुम्हें नहीं मिल पाएगा मुझसे। होठ भींचकर राजीव खत्री ने सिगरेट का कश लिया। अच्छी तरह सोच लेना, 2-3 दिन तक तुम्हारे जख्मों को आराम चाहिए, तब तक तुम यहीं रहोगे। अगर तुम मेरे सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं हुए
तो यातनाओं के दौर से गुजरकर जवाब देना पड़ेगा। मुंह तो तुम्हें खोलना ही पड़ेगा। जगमोहन शांत मुस्कुराहट के साथ उसे देखता रहा। राजीव खत्री उठ खड़ा हुआ। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है जगमोहन, सोच लेना, खत्री ने चेतावनी भरे स्वर में कहा। और यहाँ से फरार होने के बारे में सोचना भी नहीं। यहाँ के जर्रे जर्रे की निगाह तुम पर टिकी है। कहने की जरूरत नहीं, मेरी पहरेदारी का तुमने तगड़ा इंतजाम कर रखा होगा। यह बात मैं आसानी से समझ सकता हूँ, जगमोहन ने सिगरेट का कश लेकर धीमे स्वर में कहा। राजीव खत्री के जाने के पश्चात जगमोहन ने गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर दी। अपने शरीर में वह कमजोरी सी महसूस कर रहा था। 5-6 जगह बैकुंठ लाल ने चाकू मारा था और 2 जगह के घाव गहरे थे। तभी उसकी सोचों का केंद्र देवराज चौहान की तरफ भटक गया। उसके न पहुंचने पर उन सब लोगों ने क्या सोचा होगा। खैर, जो भी हो, देवराज चौहान ने अब तक हकीकत मालूम कर ली होगी कि वास्तव में क्या हुआ है, और शायद उसे मालूम भी हो गया हो कि वह इस अस्पताल में है। अगर ऐसा है तो देर सवेर वे उसे यहाँ से निकाल ले जाने का प्रयत्न करेगा। यह सोचकर जगमोहन मन ही मन निश्चिंत हो गया। परंतु राजीव खत्री ने उसकी पहरेदारी के सिलसिले में कच्चा इंतजाम नहीं किया होगा। इसका मतलब जब देवराज चौहान उसे यहाँ से निकाल ले जाने के लिए आएगा तो तगड़े टकराव की पूरी संभावना थी। इस विचार के साथ जगमोहन के सारे बदन में बेचैनी से भरी लहरें दौड़ने लगी। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया और टूटे फूटे मकान के दरवाजे के अधखुले पल्ले को धक्का देकर भीतर प्रवेश कर गया। सामने ही 2 व्यक्ति बैठे ताश खेल रहे थे। सिगरेटों के असंख्य टोटे आसपास बिखरे पड़े थे। दोनों ने चौंक कर देवराज चौहान को देखा। दोनों में एक पहलवान जैसा था तो दूसरा ठीक उसके विपरीत सींग के समान पतला। कौन है रे तू? पहलवान टाइप व्यक्ति कुर्राया। इस तरह भीतर कैसे चला आ रहा है? जानता नहीं, यह उस्ताद राम खिलावन का बसेरा है। जानता हूँ, तभी तो आया हूँ खिलावन। लेकिन तू है कौन? पहले कभी नहीं देखा। तभी सींग समान पतला व्यक्ति हड़बड़ाकर बोला, उस्ताद, मैं जानता हूँ इसे। यह तो देवराज चौहान। देवराज चौहान? राम खिलावन जोरों से चौंका और आंखें फाड़कर उसे देखने लगा। चेहरे पर से कई तरह के रंग आकर गुजर गए। हाँ, देवराज चौहान करीब ही मौजूद पुरानी सी कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, मैं देवराज चौहान ही हूँ, जिसकी पुलिस को अक्सर तलाश रहती है। ओह! राम खिलावन लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि देवराज चौहान उस जैसे मामूली बदमाश के यहाँ आया है। माफ़ करना उस्ताद, अगर मेरे मुंह से कोई गलत निकल गया हो। मुझे नहीं मालूम था कि मैं तुम्हारे पास काम से आया हूँ। देवराज चौहान ने उसकी बात काटी। हुक्म करो उस्ताद, तुम्हारे किसी काम आ सका तो यह मेरे लिए खुशी की बात होगी। जो काम मैं तुम लोगों से लेना चाहता हूँ वह ठीक तरह से पूरा होना चाहिए। बदले में तुम्हें भरपूर पैसा मिलेगा। ओह, यह तो उस्ताद की दरियादिली है कि काम के साथ वह पैसा भी दे रहे हैं। आप हुक्म कीजिए, काम तसल्ली बख्श होगा। सीख सी व्यक्ति ने इस बार मुंह खोला। आज का दिन तो हमारे लिए खुशी का है। सिविल अस्पताल में आग लगानी है। राम खिलावन और सिंह जैसा व्यक्ति उछल पड़ा। क्या? सिविल अस्पताल में आग लगानी है? राम खिलावन ने फौरन खुद को संभाला। ठीक है उस्ताद, काम हो जाएगा, बरोबर होगा। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि आग कहाँ और किस प्रकार लगानी है। सबसे पहले एक बात अपने पल्ले बांध लो कि आग ऐसी लगनी चाहिए कि किसी भी मरीज को नुकसान न पहुँचे। यह काम कुछ लोगों का ध्यान बटाने के लिए किया जा रहा है, न कि अस्पताल को आग लगाने के लिए। राम खिलावन ने सिर हिलाकर कहा, अगर बात थोड़ी सी और स्पष्ट कर दो तो हम काम को बढ़िया ढंग से कर। ठीक है, सुन लो। अस्पताल से एक आदमी को निकालना है। उस पर पुलिस का पहरा है। यह काम पुलिस वालों का ध्यान बटाने के लिए किया जा रहा है। अब समझ में आई बात? आग सिविल अस्पताल की दूसरी मंजिल पर वार्ड नंबर 4 में लगानी है और ठीक उसके सामने 3 नंबर वार्ड है। 3 नंबर से ही हमने अपने आदमी को निकालना है और यह काम शाम को 4:30 से 6 के बीच, यानी कि 5:30 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि यह समय मुलाकातियों का होता है। उस समय वार्डों में ज़्यादा लोग होंगे और आग लगने से लोगों में ज़्यादा हड़बड़ाहट पैदा होगी, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद बात है।
देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। फायदे की बात है, राम खिलावन बोला। आज ही करना है यह काम? हाँ, कहने के साथ ही देवराज चौहान ने 10,000 की गड्डी निकाली और उनके सामने रख दी। अगर कम हो तो बता दो। इसकी क्या ज़रूरत थी उस्ताद? हम तो इसकी ज़रूरत तो पहले होती है, देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा। यह पास में हो तो काम दिल से होता है। कहने के साथ ही देवराज चौहान कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। शाम ठीक 5:30 बजे यह काम होना चाहिए। बिल्कुल उस्ताद, सींग जैसे व्यक्ति ने मुंडी हिलाकर कहा। जब आग लगे तो सेकंड की सुई भी मिला लेना। देवराज चौहान जब मकान पर पहुंचा तो भजन सिंह और सोहन लाल के पास रंजन गुप्ता को बैठे पाया। तुम्हारे लिए एक खबर थी, रंजन गुप्ता उसे देखते ही बोला। देवराज चौहान की प्रश्न भरी निगाह उस पर जा टिकी। बैकुंठ लाल अनोखे लाल की कैद से फरार हो गया है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।